तो अवश्य नमस्ते प्राम में आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों के लिए एक अपडेट, और ये अपडेट बड़ी अजीबोगरीब है। पिछले कई सालों से हमने नोटिस किया कि मिडिल ईस्ट एकदम अशांत है, और कभी इजराइल और फिलिस्तीन की जंग, और फिर लेबनान इजराइल की जंग, बीच में 12 दिन की इजराइल और ईरान की भी जंग चली थी। बाद में अमेरिका ने वहाँ पे सीज फायर करवाया और उसका दावा भी ठोका कि अब सीज फायर करवाया है तो नोबेल पीस प्राइज़ मिले। हालांकि ट्रम्प भाई साहब को चीज़ मिली नहीं, अच्छे खासे उस पर वो नाराज भी हुए। लेकिन अब इस मामले में एक नई अपडेट आई है, और ये अपडेट बड़ी चौंकाने वाली है। दरअसल आने वाले टाइम में मिडिल ईस्ट फिर से अशांत होगा, चूँकि ईरान ने अपने मिसाइलों को फिर से बनाना शुरू कर दिया है, बाकायदा उसकी टेस्टिंग भी की है। और इस टेस्टिंग की वजह से सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इजराइल को है। इजराइल इस चीज़ से डर भी रहा है। इस वजह से इजराइल ने धमकी दी कि अगर ईरान ने अपनी मिसाइलों की टेस्टिंग रोकी नहीं तो वो ईरान पे फिर से हमला कर देगा। अब ये बात जैसे ही इजराइल ने बोली, उसी के जस्ट बाद ईरान की बात निकल के सामने, और ईरान ने कहा कि ये जो मिसाइलों की टेस्टिंग है ये नॉन नेगोशिएबल है, यानी मिसाइलें लगातार बनेंगी, दनादन फायर होगी, और फायर होने से अगर किसी को दिक्कत होगी तो भाई दिक्कत हो। अब इसी को लेके जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, और साथ ही जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो अमेरिका के दौरे पे 29 तारीख को जाएंगे। और अब जब जाएंगे तो जाने के बाद वहाँ पे जो मेन मुद्दा होगा वो यही होगा कि ईरान को कैसे घुटनों पे लाया जाए। और जब ये प्लानिंग बनेगी तो जाहिर सी बात है इजराइल को एक ही चीज़ आती है कि वो ज़्यादा डिप्लोमेटिक चैनलों के थ्रू बातचीत करता नहीं है। उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी गई है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, यानी अगर इजराइल को लग रहा है कि कोई भी देश उसके लिए खतरा है तो सबसे पहले उसकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करेगा। अगर बात यहाँ पे बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमला। ईरान रुकने झुकने वाला है नहीं। तो ऐसे हाल में जो 12 दिन की जंग हमने शुरू में देखी वो चीज़ें आपको आने वाले टाइम में फिर से देखने को मिल सकती हैं, और इसका सीधा रिजल्ट गाज़ा पे पड़ेगा, लेबनान पे पड़ेगा, सीरिया में लगातार ऐसी चीज़ें हो भी रही हैं। और ईरान से जंग होगी तो रशिया और चाइना का भी थोड़ा बहुत हाथ होगा, भारत का भी हाथ होगा। और उसके पीछे वजह ये है कि भारत ने ईरान के अंदर अपना एक पोर्ट बनाया है, एक बंदरगाह, जिसका नाम है चाबाहार। अब चाबाहार पे फॉरेन सेंक्शंस लगाए जाएंगे। अमेरिका ने ऑलरेडी लगा दिया है, लेकिन अब उस सेंक्शंस को और तेज़ी के साथ अमेरिका बढ़ाएगा। नुकसान भारत का होगा, और यहाँ से भारत भी थोड़ा सा प्रभावित होगा। चीज़ें अपने यहाँ भी महंगी हो सकती हैं, वैसे भी इतनी महंगाई है, तो फिर इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा वो बड़ा ख़तरनाक होगा। तो मुझे लगा कि अपडेट में आज इसके बारे में आपको बताया जाए, और डेली ये प्रयास करता हूँ कि एक अपडेट आपको दूँ। हालांकि कल मैंने कहानी बनाई थी, रिकॉर्ड की, अपलोड किया। यूट्यूब पे पता नहीं क्या मसला था कि अपलोड होता ही रहा। अपलोड हो गया, फिर लिख के आया कि प्रोसेस विल बिगिन सून। उसके बाद रात के 12 बज गए और वीडियो आप लोगों के सामने पब्लिश हुआ ही नहीं। अब क्या इशू था क्या नहीं, ये तो ऊपर वाला ही जाने। इस वजह से उस वीडियो को कल डाल दूंगा, और आज एक बड़ी घटना भी और अपडेट भी, तो मुझे लगा इस कहानी को पहले आपको सुना दिया जाए। खैर, अब आज की कहानी की बात करते हैं। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक केस हुआ था, मुस्कान। और इस केस के बाद यकीन मानिए पूरी दुनिया थर्रा गई थी, क्योंकि जिस हिसाब से मुस्कान ने अपने पति को बुलाया बर्थडे के बहाने, उसके बाद उसको मारा, मारने के बाद उसको सीमेंट में चुनवा दिया, वो भी अपने एक बॉयफ्रेंड के लिए। तो ये तमाम चीज़ें पूरी दुनिया को बड़ी खौफनाक लग रही थी। पूरी दुनिया हैरान थी कि आखिर एक महिला अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन आज की कहानी आप सुनिए। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप मुस्कान केस को भूल जाएंगे। कहानी इसी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा मशहूर, बड़ा सेंसिटिव जिला संभल। कहानी इसी साल की है, बात नवंबर महीने की है। इसी संभल में एक मोहल्ला लगता है, चुन्नी मोहल्ला, और इसी मोहल्ले में एक परिवार रहा करता था। परिवार में एक लड़का जिसका नाम राहुल, उसकी पत्नी रूबी और 2 छोटे छोटे बच्चे। 12 साल पहले राहुल और रूबी की शादी हुई थी। शादीशुदा जिंदगी ठीक ठाक चली, 2 बच्चे हुए। राहुल जूते और चप्पल बेचने का काम करता, उससे अपने घर का खर्च चलाता। लिहाजा राहुल सुबह सुबह खा पी के अपने काम पे निकल जाता, फिर देर रात तक कभी दुकान पे, जैसी जिसकी मार्केटिंग उस हिसाब से फिर लौट के आता।
दिन भर रूबी घर पे रहती, रहने के दौरान अपने बच्चों को तैयार करती, जो स्कूल जाने लायक होता है उसको स्कूल जाने के लिए, बाकी फिर घर का काम, घर को समेटना, झाड़ू पोछा बर्तन, ये तमाम काम करती। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। इसी दौरान 19 नवंबर की बात है, इसी साल के, यानी 1 महीने पहले की। 19 नवंबर को राहुल अपने घर से नहा धो के खा पी के निकलता है अपने काम के लिए। रूबी अपने कामों में व्यस्त हो जाती है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर धीरे दिन ढलता है, शाम आती है। शाम को अब अमूमन 8-9 बजे तक राहुल आ जाता था, लेकिन अब रात के 10 बज गए और राहुल आया नहीं। रूबी थोड़ा सा परेशान हुई, उसने फ़ोन किया तो फ़ोन लगा नहीं। रूबी और परेशान। इसके बाद धीरे धीरे रात होने लगी। रूबी लगातार फ़ोन कर रही, लेकिन फ़ोन लग ही नहीं रहा। व्हाट्सएप पे मैसेज किया, सिंगल टिक, यानी नेट भी ऑन नहीं। इधर बच्चे भी परेशान कि उनके पापा कहाँ गए। उसके बाद रात के 12 बजे तक रूबी इधर उधर छटपटाती रहती। फिर धीरे धीरे राहुल के दोस्तों के पास और तमाम मोहल्लों में ये बात बताने लगती है कि आज राहुल आए नहीं, बड़ी चिंता हो रही है। आसपास के तमाम लोगों ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने भी इस मामले को थोड़ी सी गंभीरता से लिया। उन्होंने खोजना शुरू किया, तब भी राहुल का कुछ अता पता चला नहीं। अब परिवार वाले, आसपास के लोग, रूबी, तमाम लोग खोज रहे हैं। देखते देखते हफ्ते भर गुजर गए और राहुल का कुछ अता पता चला नहीं। अब हफ्ते भर बीत गए और जब राहुल का कुछ अता पता चला नहीं, तब आसपास के तमाम लोगों ने सजेशन दिया कि बेटा तुम पुलिस स्टेशन जाओ और वहां पे कंप्लेंट दर्ज कर दो। अब ये सजेशन जब आसपास के लोगों ने दिया तो फिर रूबी आसपास के लोगों के साथ थाने पहुंचती है और वहां पे मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाती और बताती कि साहब मेरा पति राहुल है और 17 तारीख से वो आया नहीं है। अब कंप्लेंट दर्ज हुई। दर्ज होने के बाद पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है, खोजेंगे। लेकिन अब राहुल नौजवान था और कोई ऐसी घटना दुर्घटना की खबरें कहीं से आई नहीं, तो पुलिस वालों को लगा कि कहीं गया होगा, आ जाएगा, क्या फालतू इतना परेशान होना। बात आई गई हो गई, लगभग 27 दिन गुजर गए। परिवार वाले खोज खोज के परेशान, पुलिस वालों ने मामले को गंभीरता से लिया नहीं। लेकिन अचानक से 27 दिन बाद इसी संभल में एक जगह लगती है, पतरुहा ईदगाह, और इसी पतरुहा ईदगाह के पास एक खेत में आसपास के तमाम लोगों को एक बैग दिखता है। अब जब बैग दिखा तो लोगों ने इग्नोर किया, लेकिन बैग से इतनी भयानक बदबू थी कि लोगों को कुछ डाउट हुआ। जब लोगों को डाउट हुआ तो उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया कि साहब एक बैग है और उस बैग से बड़ी अजीब दुर्गंध आ रही है। इसके बाद पुलिस की टीम फॉरेंसिक की मदद से उस बैग को जब खोलती है, खोलने के बाद अंदर पुलिस वालों ने जो कुछ देखा, उसको देखने के बाद आसपास के लोगों समेत पुलिस वाले भी सन्न रह गए। अंदर उस बैग में एक धड़ पड़ा था, जिसका ना सर था, ना हाथ था, ना पैर था, केवल धड़, वो भी निर्वस्त्र। अब जैसे ही ये खबर आसपास के लोगों तक पहुंची, लोगों में हड़कंप मच गया कि हमारे इलाके में एक धड़ मिला है। अब ये धड़ किसका है कुछ पता है नहीं। पुलिस वाले परेशान, खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बाकी बॉडी का है, कुछ मिल नहीं रहा। इधर जब धड़ मिला तो पुलिस वालों ने आसपास के तमाम इलाकों को छाना। इत्तफाकन एक जगह एक टी शर्ट मिलता है और उससे भी बदबू आ रही थी, उस पर भी कुछ खून के धब्बे थे। पुलिस वालों ने उस टी शर्ट को भी अपने कब्जे में लिया। धड़ की साइज के हिसाब से मैच करवाया तो पता चला कि साइज मैच हो रही है। इसके बाद अब पुलिस वाले और जांच पड़ताल कर रहे हैं। जांच पड़ताल करते करते किस्मत से एक नाले के पास एक हाथ मिला। यानी अब तक एक धड़ मिला, एक टी शर्ट मिला और एक हाथ। बाकी पूरी बॉडी का कुछ अता पता नहीं। पुलिस वालों ने उस हाथ को चेक किया। उस हाथ पे एक टैटू होता था जिसपे लिखा था राहुल। अब ये टैटू, एक धड़, एक बैग, एक टी शर्ट, ना कोई सर ना कोई पैर, इसी के सहारे पुलिस वालों को कातिल को खोजना था। पुलिस वाले भी जुटते हैं खोजने के लिए। सबसे पहले पुलिस वालों ने आसपास के लोगों से पूछा कि क्या किसी के घर का कोई गायब है। आसपास के लोगों ने इनकार कर दिया।
इसके बाद पुलिस वालों ने और पता किया तो और कुछ पता चला नहीं। लिहाजा इस ईदगाह के इलाके वाले जो पुलिस वाले थे उन्होंने फिर फैसला किया कि आसपास के तमाम और थानों में हम पता करते हैं। आसपास के और थानों में जब पता किया कि एक ऐसा सर तो मिला नहीं, धड़ मिला है और हाथ मिला, पैर मिला, तो क्या आपके पास कोई कंप्लेन है क्या? आसपास के थाने वालों ने भी अपने पोथी पन्नों को खोला तो याद आया कि हाँ, लगभग 27 दिन पहले एक कंप्लेन मिली थी। कंप्लेन में एक खास बात यह थी कि जो शख्स गायब था उसका नाम भी राहुल था। लिहाजा पुलिस वालों ने फिर ये फैसला किया कि रूबी को यानी राहुल की पत्नी को बुलाया जाएगा और शिनाख्त करवाई जाएगी कि हाथ और टी शर्ट और बाकी चीज़ों को अगर पहचान सको तो पहचानो। 15 दिसंबर की बात है। पुलिस वाले रूबी के पास आते हैं। आने के बाद रूबी को कहते हैं कि चलो। उसके बाद रूबी को लेके आते हैं, टी शर्ट और हाथ दिखाते हैं। जैसे ही रूबी टी शर्ट और हाथ को देखने के बाद फ़ौरन इनकार करती है, कहती कि नहीं, ये मेरे पति का नहीं है। अब रूबी ने इनकार कर दिया। एक उम्मीद वही थी। अब पुलिस वाले क्या करें? रूबी को भेज दिया गया। शाम हो गई, पुलिस वाले आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं कि भाई क्या करें, कैसे सुलझाएं इस केस को। कुछ सबूत है नहीं, गांव का मामला, कोई कैमरा या फिर कुछ है नहीं। सर भी मिल जाता तो भी ठीक था। इसी बीच एक पुलिस वाले ने कहा कि साहब आपने एक चीज नोटिस की? सीनियर ने पूछा क्या? तब इस पुलिस वाले ने कहा कि साहब जिस हिसाब से रूबी ने इनकार किया, कुछ ज्यादा जल्दबाजी में उसने इनकार नहीं किया था। अब उस सीनियर पुलिस वाले ने ध्यान दिया, याद किया तो उसे भी लगा कि हाँ, रूबी ने कुछ ज़्यादा जल्दी इनकार कर दिया। अमूमन आदमी 1-2 मिनट सोचता है, कहता है कि नहीं साहब ये नहीं होगा। उसने फ़ौरन देखा और देखने के बाद फ़ौरन बोला कि नहीं। अब पुलिस वालों को रूबी पे थोड़ा सा डाउट हुआ, लेकिन करें क्या? लिहाजा पुलिस वालों ने धीरे से रूबी के नंबर को सर्विलांस पे लगाया। अब रूबी के नंबर को जब सर्विलांस पे लगाया गया तो पता चला कि जब से उसका पति गायब है, एक नंबर ऐसा है जिस पे रूबी 1600 से ज़्यादा बार कॉल कर चुकी थी। अब केवल एक नंबर और 1600 से ज़्यादा बार कॉल। पुलिस वालों ने कहा पता करो ये नंबर किसका है। पता किया तो पता चला ये नंबर पड़ोस में रहने वाले एक लड़के गौरव का था। अब थोड़ा सा और डाउट हुआ। उसके बाद पुलिस वालों ने कहा एक काम करते हैं, बुलाते हैं रूबी को। रूबी को बुलाया गया। बुलाने के बाद बातों ही बातों में ये कहा गया कि आप अपना फ़ोन दें, चूँकि हमें कुछ और चीज़ें चेक करनी है ताकि हम आपके पति को खोज सकें। और रूबी को ये लगने नहीं दिया गया कि कहीं से भी रूबी के ऊपर डाउट है। रूबी ने तनाक से अपना फ़ोन दिया। पुलिस वालों ने रूबी की फ़ोन की गैलरी वैलरी भी खोली, तलाशा। जब तलाशा तो किस्मत का खेल देखिए कि जिस टी शर्ट को पहचानने से रूबी ने इनकार कर दिया, सेम टी शर्ट पहने हुए उसका पति नजर आ जाता है और सेम टैटू उसके पति के हाथ पे बना हुआ। अब कोई डाउट बचा नहीं। लिहाजा पुलिस वालों ने पूरी बात बोली और कहा कि अब बेटा सच सच बता दो। जब रूबी से ये कहा गया कि सच सच बता दो, तब रूबी ने कुछ बताया नहीं। लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस, अपने पे आए तो मुर्दे भी बोलते हैं। रूबी से जब शक्ति से पूछताछ हुई तब रूबी ने ऐसी कहानी बताई जिसको सुनने के बाद आज आप सन्न हो जाएंगे। और यहीं से कहानी पहुंच गई लगभग 1 महीने पहले। 1 महीने पहले की बात है। राहुल अक्सर जब काम के सिलसिले में बाहर जाया करता था, इसी दौरान रूबी का संबंध पड़ोस के रहने वाले एक लड़के गौरव से हो गया था। 2 छोटे छोटे बच्चे थे। जब भी गौरव को और रूबी को मिलना होता, अक्सर बच्चों को 2-4-5 रुपए दे के बाहर भेज दिया जाता कि जाओ बेटा खाओ, खेलो, 1-2 घंटे तक मत आना। अब छोटे छोटे बच्चे 2-4 रुपए पा जाएं तो उनके लिए तो पार्टी। वो खेलते ही रहे। ये दोनों मिलने के बाद घंटे 2 घंटे में गौरव अपने घर, रूबी अपने घर पे है ही। ऐसे ही 17 नवंबर की बात है। रूबी अपने बॉयफ्रेंड गौरव को बुलाती है। पति से इसकी बातचीत हो चुकी थी। पति रात के 2:30 बजे आने वाला था। लिहाजा रात में ही रूबी ने बुला लिया 10 बजे की 10 बजे तुम आ जाना और 12 बजे चले जाना। 10 बजे गौरव आता है, दोनों मिलने लगते हैं, कमरे में जाते हैं। वो तमाम गलत काम जो आप सोच सकते हैं।
इसी दौरान गलती से राहुल भी आ जाता है। राहुल आता है, घर का दरवाजा खुला हुआ, राहुल अंदर दाखिल होता है। अंदर उसने देखा राहुल को, मतलब राहुल ने देखा गौरव को, वो भी अपनी पत्नी के साथ आपत्तिजनक हालत में। अब ये चीज जैसे ही वो देखता है तो उसके तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। नाराज हो गया, उसने डांटना फटकारना शुरू किया और कहा कि कल पूरे गांव में बताऊंगा कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये चीज जैसे ही गौरव और रूबी सुनते हैं तो गौरव तो सन्न रह गया, लेकिन फौरन रूबी वहां से भागती है। भाग के एक कमरे में जाती है और ऐसा दिखाती है कि वो छिप रही है। और इधर गौरव के ऊपर जो राहुल था लगातार डांट रहा, चिल्ला रहा, चढ़ रहा। तभी पीछे से एक रॉड लेके रूबी आती और आने के बाद सर पे तेजी के साथ मारती है। अब लोहे की रॉड से जैसी सर पे मारती है, फौरन वहां पे राहुल गिरता और गिरने के बाद बेहोश। अब जब बेहोश हो गया तब क्या करें? बिना आवताव देखे दोनों फिर वहीं पे उसका कत्ल कर देते हैं, गला दबा के, चाकू मार के मार दिया पति को। अब क्या करें? रात भर दोनों ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि क्या किया जाए। पति की लाश को दोनों बिस्तर के नीचे छिपा के रात भर में प्लान बनाते हैं। अगले दिन बच्चों को स्कूल भेज के दोनों निकलते हैं। निकलने के बाद 100 रुपए की इन्होंने काली कलर की पॉलीथीन खरीदी, 5-5 किलो वाली, जो अक्सर दुकानों पे मिलती है। साथ ही पैसे ज्यादा अब थे नहीं, तो 200 रुपए पर डे के हिसाब से इन्होंने ग्राइंडर किराए पे ले लिया। दिमाग में ये था कि अगर खरीदेंगे तो खरीदने पे फिर ग्राइंडर हमारे घर पे मिलेगा और आज नहीं तो कल हम पकड़े जा सकते हैं, तो किराए पे लिया ताकि सबूत मिटाने का जिम्मा हमारा हो ही ना। उस ग्राइंडर में आने वाले टाइम में इतनी साफ सफाई हो जाए कि हम कभी फंसे ही ना। 200 रुपये पर डे के हिसाब से इन्होंने ग्राइंडर लिया। इसके बाद फिर इन्होंने एक काम और किया। 1100 रुपये में इन्होंने 2 अलग अलग बैग खरीदे, एक लगभग 400-500 की और लगभग 500-600 की। सारा सामान घर पे आ गया। इसके बाद पत्नी रूबी और बॉयफ्रेंड गौरव ने मिलकर लाशों के टुकड़े करने शुरू किए। पहले हाथ काटा, फिर पांव काटा, फिर गर्दन काटा। काटने के बाद फिर लाशों को पीसने की कोशिश भी की, जितना हो सका लाशों को पीसा भी। पीसते पीसते, काटते काटते जब टुकड़ों में कर लिया, तब इन्होंने कहा कि अब लाश को फेंकना है। लेकिन अब फेंके कैसे? हाथ में पॉलीथीन लेके निकलेंगे, आज नहीं तो कल लोगों को पता चलेगा कि ये गायब हैं, लोग शक करेंगे कि पॉलीथीन में क्या था, फिर मामला खुलेगा, फिर हम पकड़े जाएंगे। लिहाजा इन्होंने कार बुक की 1300 रुपये पर डे के हिसाब से। उसके बाद इन्होंने लाशों को फेंकना शुरू किया। कुछ लाशें नहर में फेंकी गई, मतलब कुछ टुकड़े नाले में फेंके गए। सर को बैग में रख के नदी में फेंक दिया गया कि ताकि वो कभी मिले ना, और साथ ही पत्थर उत्थर भी डाल दिया कि कभी ऊपर ना आए। धड़ को बैग में रख के एक खेत में फेंक दिया, हाथ को एक नाले में फेंक दिया। इतना तमाम काम करने के बाद ये लोग वापस आते हैं। सारे सबूत इत्मीनान से अपने घर में जो भी था उसको धुलते हैं, मिटाते हैं। पहले भी इन्होंने प्लान बनाया था कि कपड़े रहेंगे तो पहचान हो सकती, लिहाजा इन्होंने टी-शर्ट भी उतार दिया था। उसके बाद 1-2-3 दिन में जब इनको इत्मीनान हो गया कि अब लाश का कुछ अता पता चलेगा नहीं, साथ ही हमने सारे सबूत, सारे खून के धब्बे मिटा दिए, तब इन्होंने नौटंकी करनी शुरू की। और 17 तारीख को इन्होंने जो काम किया था, 19 तारीख को इन्होंने लोगों के सामने ये बात लाई कि आज मेरा पति गायब हो गया। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहते, तफ्तीश करते रहते। इनकी जो प्लानिंग थी उस प्लानिंग के हिसाब से एक मिस्ट्री कभी खुलती भी ना। वो तो गनीमत रही कि राहुल ने अपने हाथों पे एक टैटू बनवा रखा था, अदरवाइज कहीं से भी कोई चांस नहीं था। अब ये तमाम कहानी जब पुलिस वाले सुनते हैं, सुनने के बाद सबसे पहले भाग के जाते हैं और गौरव को गिरफ्तार करते हैं। उससे जब पूछताछ हुई तो गौरव ने भी सेम कहानी बताई कि हाँ, हमने ऐसा ऐसा किया था। इसके बाद 27 दिन बाद इस पूरे कत्ले की गुत्थी को सुलझाया जाता है। आप सोच के देखिए कि जिस मेरठ के मुस्कान केस को लोग नज़ीर बना के पेश कर रहे थे कि औरत इतनी बुरी होगी, पत्नियां ऐसे काट देती हैं, आप इस केस में क्या सोचेंगे कि बाकायदा न कोई लड़ाई, न कोई झगड़ा, न कुछ, 2-2 बच्चों को मैनेज करके बाहर भेज के, लाशों को टुकड़ों में काट काट के, पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाशों को फेंकती रही,
साथ ही एक किराए के कार को हायर किया। उस कार वाले को भी पता नहीं कि क्या था, अलग अलग जगहों पे लाशें फेंकी गई। वो तो गनीमत थी कि फ़ोन में कुछ ऐसी तस्वीरें मिली, साथ ही हाथ में टैटू था, तब जाके ये पूरी गुत्थी सुलझ पाई। अदरवाइज़ कोई चांस नहीं था इस पूरे केस को सुलझाने का। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और पहली बार शायद ऐसी बातें बोल रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं बोला। आप इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दें। उसके पीछे वजह है कि मेरी कुछ गलतियों की वजह से चैनल की रीच एकदम डाउन है। मैंने बीच में काफ़ी लापरवाहियाँ की, वीडियो नहीं ला पाया एक दूसरे चैनल को ग्रो करने के चक्कर में। जिस चैनल ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मैंने उसी के साथ लापरवाही, उसी के साथ बेईमानी कर दी। इस पे वीडियो नहीं लाता, ना कहानियाँ सुनाता, ना जवाब कौन देगा। यूट्यूब पे भी लगा कि भाई अगला लापरवाही कर रहा है तो इसको भी थोड़ा सा नीचे करो, औकात में रहे अपने। तो औकात में आया मैं। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा सा 2-4 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और भी अपने परिवार वालों से शेयर करें। फ़ायदा ये होगा कि डेली करंट अफेयर की एक बात अब आपको बताता हूँ, साथ ही एक ऐसी क्राइम की कहानी जिससे कुछ सीखने को मिले। तो ज़रूरी, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी और जवाब कौन देगा वाली सीरीज में। बाकी तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।